प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार भटनागर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचेर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर आर्थिक विकास एवं नियोजन के अंतर्गत राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय पर बात करेंगे। आर्थिक विकास एवं नियोजन नामक अध्याय का अध्ययन करने के बाद हमें निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। नंबर 3, छात्र राष्ट्रीय आय की अवधारणा को अच्छे से समझ सकेंगे। इसी के साथ साथ छात्र प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा को समझ सकेंगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा के बारे में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा क्या है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं। किसी देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसके बाजार मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल कर दिया जाता है और मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है। अगर हम अति संक्षेप में बात करें तो किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। मार्शल ने राष्ट्रीय आय की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, का उत्पादन करते हैं। ये ही देश की वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है तथा मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है। एक बार पुनः इस परिभाषा को समझिएगा। किसी भी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष जितनी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, ये ही उस देश की वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है और मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के बारे में। आखिर राष्ट्रीय आय को ज्ञात कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय किस अवधि के लिए ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित अवधि से होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसके बाजार मूल्य के योग को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है राष्ट्रीय आय के बारे में कि राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत को शामिल किया जाता है। एक बार पुनः समझिएगा। राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के बारे में तीसरी महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश से प्राप्त आय को घटा दिया जाता है। तो अभी हमने राष्ट्रीय आय के बारे में बात की। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने से संबंधित हमने बात की और इसमें हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित अवधि से होता है। अगर भारत की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में भारत में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसके बाजार मूल्य के योग को ही हम राष्ट्रीय आय
कहते हैं और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है, मशीनों की गिरावट को इसमें से घटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो हमें जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय को निकालने का एक बड़ा साधारण सा सूत्र है, देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय को मापने की 4 विधियां हैं। नंबर 1 उत्पाद विधि, नंबर 2 आय विधि, नंबर 3 व्यय विधि और नंबर 4 सम्मिश्रण विधि। आइए अब हम विस्तार पूर्वक एक एक विधियों पर चर्चा करते हैं। उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उत्पादन करने वाले सभी उद्यमों को उनकी क्रियाओं के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक उद्यम तथा औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि का योग कर लिया जाता है। उत्पादन करने वाले उद्यमों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र और नंबर 3 तृतीयक या सेवा क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वन, खनन एवं उत्खनन, मछली पालन, पशुपालन आदि को शामिल किया जाता है। एक बार पुनः समझिएगा, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत हम कृषि, वन, खनन एवं उत्खनन, मछली पालन, पशुपालन आदि गतिविधियों को शामिल करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र। इसे हम निर्माणकारी क्षेत्र भी कहते हैं। इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें निर्माण उद्योग, गैस, जल एवं बिजली आपूर्ति आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है तृतीयक या सेवा क्षेत्र। एवं सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र में परिवहन, संचार, व्यापार, बैंक, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन आदि को शामिल किया जाता है। तो अभी हमने बात की उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि के बारे में। उत्पाद विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। भारत की हम बात करें तो भारत में 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र और नंबर 3 तृतीयक या सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने की पहली विधि पर हम लोगों ने चर्चा की, जिसे हम उत्पाद विधि कहते हैं। अब हम राष्ट्रीय आय को मापने की दूसरी विधि आय विधि पर चर्चा करेंगे। आय विधि के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के बदले में जो आय प्राप्त होती है, जो पुरस्कार प्राप्त होता है, उसे हम जोड़ देते हैं और इस विधि के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं जैसे पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन और साहस, इन सभी को जो पुरस्कार मिलता है, जैसे भूमि के बदले में लगान प्राप्त होता है, पूंजी के बदले में ब्याज प्राप्त होता है, श्रम के बदले में मजदूरी प्राप्त होती है, संगठन को वेतन दिया जाता है और साहसियों को लाभ की प्राप्ति होती है। इन सभी पुरस्कारों को जोड़ दिया जाता है। इन सभी पुरस्कारों को जोड़ने के बाद जो आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं और इस विधि को हम कहते हैं आय विधि।
तो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को उनकी उत्पादकीय सेवाओं के बदले किए गए भुगतान को आय विधि कहते हैं, और इस आय विधि के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण विधि की, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से की जाती है। इस विधि को व्यय विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में समस्त प्रकार के व्ययों को शामिल कर लिया जाता है, और सारे व्ययों की गणना करके भी हम आसानी से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय आय को गणना करने की मोटे रूप से 4 विधियां होती हैं, जिसमें 3 विधि बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 1 उत्पाद विधि, नंबर 2 आय विधि और नंबर 3 व्यय विधि। अब हम लोग राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं पर बात करेंगे। राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जीडीपी कहते हैं। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, जीडीपी। अक्सर समाचारों में, अखबारों में हम लोग इस शब्द को देखते हैं, जीडीपी को। तो आज हम लोग जीडीपी के बारे में चर्चा करेंगे। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसके बाजार मूल्य के योग को हम जीडीपी कहते हैं। इसकी खासियत यह होती है सकल घरेलू उत्पाद की, सकल घरेलू उत्पाद में मशीनों की घिसावट शामिल रहती है और इसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ा नहीं जाता। तो ये जो परिभाषा है, ये संकुचित परिभाषा है, और ये परिभाषा बताती है कि एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसके बाजार मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के बाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में एनडीपी कहते हैं। अंग्रेजी में से एनडीपी कहते हैं। एन मतलब नेट, डी माने डोमेस्टिक और पी माने प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम लोग सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से मशीनों की घिसावट और मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजी मूल्य ह्रास या मशीनों की घिसावट को घटा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने सकल घरेलू उत्पाद पर बात की, शुद्ध घरेलू उत्पाद पर बात की। अब एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। अंग्रेजी में कहा जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक व्यापक अवधारणा है और जीडीपी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम किसी देश की जीडीपी में या किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसको अंग्रेजी में NFIA कहते हैं, उसे जोड़ देते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसके बाजार मूल्य के योग को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कि मशीनों की घिसावट को या पूंजी मूल्य ह्रास को इसमें से घटाया नहीं जाता। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो अवधारणा है, इसमें जीडीपी में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है, लेकिन मशीनों की घिसावट को
सकल घरेलू उत्पाद में से माइनस नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत व्यापक अवधारणा है। अब एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसको हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जो परिभाषा है वो परिभाषा को हम जीएनपी में से ही निकालते हैं। जब किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है तो हमें जो राशि प्राप्त होती है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मशीनों की गिरावट या पूंजी मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। तो पूंजी मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रति व्यक्ति आय एक देश की किसी वर्ष विशेष में औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए किसी देश की एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय हम कैसे ज्ञात करते हैं? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए वर्ष विशेष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष विशेष की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। तो जो हमें आय प्राप्त होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है राष्ट्रीय आय से संबंधित, जिसे हम निजी आय कहते हैं। अब हम निजी आय को समझने का प्रयास करते हैं। निजी आय से आशय व्यक्तियों को देश की घरेलू सीमाओं एवं विदेशों से किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली आय को ही हम निजी आय कहते हैं। व्यक्तियों को देश की घरेलू सीमाओं एवं विदेशों से किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली आय के योग को ही हम निजी आय कहते हैं। तो निजी आय के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे कहते हैं प्रयोज्य आय या उपभोग योग्य आय, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत करों को घटाने के बाद जो आय शेष बचती है उस आय को हम प्रयोज्य आय अथवा उपभोग योग्य आय कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। व्यक्तिगत आय में से जब हम प्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं उसके बाद जो आय हमें प्राप्त होती है उसे व्यय योग्य आय अथवा प्रयोज्य आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, किसी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति होती है उसकी जानकारी हमको राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से प्राप्त होती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति होती है एक विशेष वर्ष में, उसकी जानकारी हमको राष्ट्रीय आय की गणना से ही प्राप्त होती है। तो विभिन्न मापने की विधियों के माध्यम से जब हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं तो इससे हमें विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है, उसकी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का मापदंड है। किसी देश के विकास की पूरी सूचना, पूरी जानकारी हमको राष्ट्रीय आय के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय का दूसरा महत्व है आर्थिक नियोजन में सहायक। राष्ट्रीय आय इकोनॉमिक प्लानिंग में किसी देश की मदद करता है। तो राष्ट्रीय आय का आर्थिक नियोजन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक नियोजन से संबंधित सरकार जो योजनाएं बनाती है, जो उपयोजनाएं बनाती है, वो राष्ट्रीय आय के आधार पर ही बनाती है। तो आर्थिक नियोजन संबंधित, इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित सरकार जो योजनाएं बनाती है वो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के द्वारा ही तैयार करती है।
नियोजन के मॉडल भी राष्ट्रीय आय के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। तो आर्थिक नियोजन की दृष्टि से राष्ट्रीय आय का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय का जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है आय के वितरण की जानकारी प्रदान करना। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हमें आय के वितरण की जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से हमें देश में आय के वितरण की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आय के वितरण के माध्यम से ही हमको क्षेत्रीय असमानता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं उनका अनुसंधान करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि देश में किस क्षेत्र में राष्ट्रीय आय कम है और किस क्षेत्र में राष्ट्रीय आय ज़्यादा है। तो आय से संबंधित जो भी असमानताएं हैं उसकी पूरी जानकारी हमें राष्ट्रीय आय के माध्यम से मिल जाती है। क्षेत्रीय असमानता की जानकारी भी हमको राष्ट्रीय आय के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय का चौथा महत्व है तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। राष्ट्रीय आय के माध्यम से विभिन्न देशों की कुल तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन से हम विभिन्न देशों की आपस में तुलना कर सकते हैं। किसी भी देश के विकास की पूरी सूचना हमें राष्ट्रीय आय के माध्यम से प्राप्त होती है। तो 2 या 2 से अधिक देशों की या 2 या 2 से अधिक राज्यों की या 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों की तुलनात्मक विकास की स्थिति की जानकारी हमको राष्ट्रीय आय के माध्यम से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय का पांचवा महत्व है आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। राष्ट्रीय आय आर्थिक नीति के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय नीतियों जैसे कि रोजगार नीति, विनियोग नीति आदि का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय का चौथा महत्व छठवां महत्व है आर्थिक कल्याण की दृष्टि से। राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का महत्वपूर्ण मापदंड है। यदि अन्य बातें समान रहें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण भी बढ़ जाता है। यदि अन्य बातें समान रहें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण भी बढ़ जाता है तथा राष्ट्रीय आय में कमी होने पर आर्थिक कल्याण भी कम हो जाता है। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण मापदंड है, एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है आर्थिक कल्याण, जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि किसी देश की स्थिति क्या है। तो राष्ट्रीय आय का हमारी अर्थव्यवस्था में या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व है। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम आर्थिक नियोजन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हमको आय के वितरण की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हमको 2 या 2 से अधिक देशों की तुलनात्मक स्थिति क्या है इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो राष्ट्रीय आय का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। नंबर 1, राष्ट्रीय आय क्या है व इसे कैसे ज्ञात करते हैं, लिखिए। नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय क्या है व इसकी गणना का सूत्र लिखिए। नंबर 3, राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है, लिखिए।